इंशाल्लाह हमारा वादा है कि हम पुलिस को ठीक करेंगे और इंडस्ट्रियल साइट्स जो बनी हुई है, इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं, उनको हम बेहतर करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो बिजनेस करना और आपको सस्ती बिजली दिलवाएंगे। हम इंशाल्लाह आपको बिजली की चोरी खत्म करके दिखाएंगे और आपको बिजली दिलवाएंगे। और इतनी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा कराची और खेलों की ग्राउंडें नहीं है। नौजवानों के लिए ग्राउंडें चाहिए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज चाहिए। कराची में इतना बड़ा टैलेंट है, नौजवानों के लिए जगह ही नहीं है ग्राउंडों के लिए। तो इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि हम नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड्स बनाएंगे, खेलों की ग्राउंडें बनाएंगे और पार्क्स बनाएंगे आपके लिए। इसलिए हम कराची के लिए अर्बन ट्री प्लानिंग जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया है कि मिलियन ट्री सुनामी कराची के अंदर, तो इंशाल्लाह ये हमारा वादा है कि हम यहाँ सारी जगह प्लांट्स लगाएंगे। स्टोरेज के लिए रिसाइकलिंग प्लांट्स, उसी पानी को इस्तेमाल करेंगे दरख्तों को देने के लिए जो रिसाइकल पानी होगा, जिस तरह दुबई में आप देखते हैं। और ये हमारा पूरा प्रोग्राम आपके सामने लेके आएंगे कि हम अपनी दरख्त भी उगाएंगे, अपना पानी भी साफ करेंगे। अगर कहीं भी ऑरेंज ट्रेन की जरूरत थी वो कराची में है, क्योंकि यहाँ इतना ट्रैफिक है और सर्कुलर रेलवे ये हंगामी तौर पे कराची में बनना चाहिए। ये आसान तरीका है, ये सड़कों से भी ट्रैफिक कम करेगा और ये लोगों के लिए सहूलत पैदा करेगा। आखिर में जो सबसे बड़ा मसला नौजवानों का है वो रोजगार। इंशाल्लाह कराची में हम पूरी तैयारी करेंगे, यहाँ ऐसे ऐसे स्किल सेंटर बनाएंगे कि लोग नौजवान हुनर सीखें, सस्ते कर्जे देंगे नौजवानों को। पख्तूनख्वा में हमने शुरू कर दिया है ताकि वो अपना रोजगार बना सके। ये सबसे जरूरी है हमारे नौजवानों के लिए। पॉलिसीज भी बनाएंगे कि हम अपने निचले तबके के लोगों को कैसे रोजगार दें, कैसे उनको ऊपर उठाएं। मेरी माँ बहनों, ये साबिक वजीर आजम है, इसी जगह से खड़े होकर ये यही ग्राउंड है, इसी जगह से खड़े होकर कराची वालों से वादे कर रहा है। बताओ इनकी सारी बातों में एक भी बात पूरी हुई 4 सालों में? बताओ बताओ 4 साल वजीर आजम रहने के बाद, अपनी नाअहली दिखाने के बाद, ये सारे दावे झूठ साबित होने के बाद जब कराची आए हैं तो बजाय इसके कि कराची वालों से माफी मांगते, क्या कराची वालों, हमने तुमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए, मैं माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं, ये कहने के बजाय नया राग अलाप रहे हैं कि अब आओ, अब अपना पानी भूल जाओ, अपना मेयर भूल जाओ, अपनी नौकरी भूल जाओ, अपनी ऑरेंज ट्रेन भूल जाओ, आओ अब अमेरिका से लड़ना है, हकीकी आजादी हासिल करनी है, आ रहा हूं मैं उसके ऊपर भी। लेकिन 4 साल वजीर आजम रहने के बाद इमरान खान साहब के पास अगर लोगों को कुछ बताने के लिए है तो वो ये है टीवी पे आकर कि ऐ पाकिस्तान के लोगों, फराह गोगी बेकसूर है। ऐ पाकिस्तान के लोगों, मेरे पास 4 सालों तक वजीर आजम रहने के बाद अब बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस बात के कि फराह गोगी बेकसूर है। 4 साल के बाद वजीर आजम रहने के बाद वजीर आजम आकर ये नहीं बता रहा कि उसने मुल्क के लोगों के लिए क्या किया, कुछ है ही नहीं, बल्कि ये बता रहा है कि फराह गोगी बेकसूर है। देखो, मैं नायब से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी, उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। दूसरी बात, उन्होंने अटैच क्या किया कि जी उनका जो खामद था वो किसी यूनियन काउंसिल का कोई ओहदेदार था, कोई 97 से 99 तक, 1997 से 1999 तक। इसकी शादी नहीं हुई थी उसके साथ, इसकी शादी उसके कई सालों के बाद हुई है, तो इसको कैसे फंसा दिया इन्होंने। सो नंबर 1, ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। और ये क्यों की जा रही है?
उसका कसूर क्या है? फरा का क्या कसूर है कि वो बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है फरा खान। ये करेक्शन है। मेरी माँ बहनों, 4 साल पाकिस्तान के लोगों, 4 साल के बाद बताने के लिए कुछ नहीं है तो फराग होगी बेकसूर है, इसके अलावा वजीर आजम टीवी पे आकर कुछ नहीं कह रहा। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने खत्म कर दिया। अरे इमरान खान साहब, आप तो रियासत मदीना और अमर बिल मारूफ के अलंबरदार हैं। आपको इतना भी अंदाजा नहीं है कि रब कह रहे हैं वो रियासत मदीना के वाली आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाया, अल्लाह की किताब हम पर पहुंचाई, अल्लाह के उसी रसूल के लाए हुए अल्लाह की किताब में ये फरमाया गया, अल्लाह कह रहे हैं कि दुनिया में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर टूट कर नहीं गिरता। इमरान खान साहब, जब अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता टूट कर नहीं गिरता तो आपकी हुकूमत भी अमेरिका की मर्जी से खत्म नहीं हो सकती, अल्लाह की मर्जी से खत्म हो सकती है। तुम्हें यही पहचान नहीं है? अमेरिका ने खत्म नहीं की है हुकूमत, अल्लाह ने हुकूमत खत्म की है। अल्लाह ने तुम्हारे झूठ का पर्दा चाक कर दिया है। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, मैं आपके सामने आज जो तिलावत हुई हमारे जलसे के इब्तिदा पे, अल्लाह फरमा रहे हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमा रहे हैं, ए पाकिस्तान के लोगों, ए इमरान खान के लोगों, सुनो अल्लाह क्या कह रहे हैं। अल्लाह कह रहे कहो कि ए अल्लाह, ऐ इख्तिदार के मालिक, तू जिसको चाहता है इख्तिदार बख्शता है और जिससे चाहता है इख्तिदार छीन लेता है और जिसको चाहता है इज्जत बख्शता है और जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। तमाम तर भलाई तेरे ही हाथ में है, यकीनन तू हर चीज पर कादिर है। अल्लाह साफ कह रहा है अपनी किताब में, सारे इख्तिदार का मालिक वो है, वो जिसको चाहता है इख्तिदार देता है, वो जिससे चाहता है इख्तिदार छीनता है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। इमरान खान साहब, अभी भी आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। अमेरिका से नहीं, अल्लाह से बात करो। अल्लाह चाहता तो अमेरिका के चाहने पे भी तुम्हारी हुकूमत खत्म नहीं हो सकती थी। अल्लाह अगर नहीं चाहे पूरी दुनिया तुम अपने साथ में ला लो, तुम हुक्मरानी और इज्जत के मामलात नहीं तय कर सकते। आप तो अमर बिल मारूफ वाले हो, आप तो रियासत मदीना वाले हो, फिर तुम्हारा अमेरिका पर एतमाद है, अमेरिका पर एतकाद है। अरे अल्लाह पर एतकाद करो। अल्लाह चाहता तो आपकी हुकूमत खत्म नहीं होती। अब जरा बात अमेरिका की हो जाए। मेरी माँ बहनों, देखो अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह ताला इंसान को बहुत कुछ देकर भी उसका ज़र्फ आजमाता है। अल्लाह ताला इंसान से बहुत कुछ छीन कर भी उसका सब्र आजमाता है। इमरान खान साहब, आप वजीर आजम 2018 में बनने से पहले पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानियों में आप हीरो थे, आप अनडिस्प्यूटेड हीरो थे, आप मशहूर आदमी थे। आपके ऊपर कोई एक स्पॉट नहीं था, लोगों को आपके अंदर की बातें पता नहीं थी। अल्लाह ताला ने आपको वजीर आजम बना दिया, जैसे तैसे करके गलत रास्ते से वजीर आजम बन गए। लेकिन रब का निजाम देखो, जिस दिन से आप वजीर आजम बने हो, जो मेरी माँ बहन बेटी सब्जी लेने जाती है बद्दुआएं देती है आपको, क्योंकि सब्जियों के रेट बढ़ गए। जो मेरा भाई मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जाता है, पेट्रोल पंप पे खड़े होकर गाली बकता है, बद्दुआएं देता है, क्योंकि रात में कोई और रेट थे, सुबह कोई और रेट हो गए। जिसका रोजगार गया वो आपको बद्दुआएं देता है। करप्शन, जिसके रेट बढ़ गए, जहां पर लोगों को पैसे देकर भी काम नहीं हो रहे, वो आपको बुरा भला कह रहा है। ना तो 50 लाख घर बने, ना 1 करोड़ नौकरी मिली, ना तो गवर्नर हाउस वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटीज में बदला। तबाही बर्बादी फैल गई। आज
रब का निजाम देखो कि आप 4 साल पहले वजीर आजम नहीं थे, पूरी दुनिया में हीरो थे। आज वजीर आजम बनाने के बाद अल्लाह ताला ने ये बता दिया सारी दुनिया को कि ये इंसान नाअहल है, इसको यूनियन काउंसिल भी चलाना नहीं आती। दूसरी बात ये बता दी कि ये इंसान झूठा भी है, जो कहता है उस पर अमल नहीं करता। तीसरी बात ये बता दी कि मोहसिन बेग को फारिग, जहांगीर तरीन को फारिग, अलीम खान को फारिग, ओन चौधरी को फारिग, अपने साथ वाले सारे लोगों को फारिग। बताया कि ये एहसान फरामोश भी है। रब ने अंदर की ये बात भी निकाल कर बाहर रख दी कि ये बंदा किसी का एहसान मानने वाला नहीं है, एहसान फरोश भी है। और आज देखो कि रब ने आपसे हुक्मरानी छीन कर जो आपके अंदर एक और बीमारी थी उसको भी बाहर लाकर खड़ा कर दिया कि वो इदारा, वो पाकिस्तान का रियासती इदारा जिसने आपको सपोर्ट करने के चक्कर में अपनी ऐसी की तैसी करा ली, अपने ऊपर दाग लगवा लिए, पाकिस्तान के सारे टीवी वालों से, एंकरों से, पाकिस्तान के सारे सियासतदानों से, उनकी पार्टी के लोगों से खुद को बुरा बनवा लिया और वो उनका सिपा सालार आपके साथ जुड़ कर खड़े हो गए। आज एक जायज तरीके से जब आपकी हुकूमत चली गई है, उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की, कोई नाजायज काम नहीं किया। आज आप उनको मीर जाफर, मीर सादिक के नाम से बुला रहे हो। इमरान खान साहब, आपकी इन क्वालिटीज का पता खुदा की कसम दुनिया को नहीं पता चलता, अंदर की इस गलाजत का दुनिया को नहीं पता चलता कि आपके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। ये देखो मेरे रब का निजाम, अल्लाह ताला ने आपको वजीर आजम बनाने के बाद, आपको चलाने के बाद, अल्लाह ताला ने आपके अंदर की सारी गंद बला बाहर निकाल कर रख दी है। हर दिन के गुजरने के साथ आप नए इंकशाफात कर रहे हो, आप अपने अंदर की बातें, अंदर की गलाजत अल्लाह ताला बाहर निकाल कर दे रहा है। और आज आप जब वजीर आजम नहीं हैं तो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर तो इससे अच्छा एटम बम गिरा दिया जाए, यानी कि जो आपको वोट ना दे, जो आपकी फिलॉसफी झूठ को ना माने, उसको आप मार देना चाहते हो, उस पर आप एटम बम गिरा देना चाहते हो। खुदा की कसम मैं अपने रब की के सारे स्क्रिप्ट पर हैरान हूं। मैं दंग हूं कि रब का निजाम देखो कि अल्लाह ताला इंसान को कैसे एक्सपोज करता है। इन तमाम खुसूसियात का हमें तो कभी पता ही नहीं चलता, ये बंदा हीरो मर जाता। अल्लाह ताला ने देकर भी आजमाया है, अल्लाह ताला ने छीन कर भी आजमाया है। ए पाकिस्तान के तमाम लोगों, आज मैं सवाल करता हूं, ये जो अमेरिका के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं, ये इमरान खान अमेरिका से वापस आए थे डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती बनाकर, तो यहां पर आके ऐलान किया था कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं दूसरा। इमरान खान साहब, पीटीआई के लोगों, मैं आवाज लगाकर आपसे पूछना चाहता हूं, एक उम्मत की बेटी है आफिया सिद्दीकी जिसका नाम है, वो अमेरिका के जेलों में कैद है, अमेरिका की जेल में कैद है। पूरे अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई, एक दूसरे के कैदी छोड़ दिए गए, तालिबान ने अमेरिकी हजारों कैदी छोड़ दिए, अमेरिकियों ने हजारों तालिबान छोड़ दिए, लेकिन अगर कोई नहीं छूटी तो उम्मत की बेटी आफिया सिद्दीकी नहीं छूटी। मैं पूछता हूं इमरान खान साहब, आप इतने दिलेर, इतने बाकिरदार बनते हैं, इतने अपराइट बनते हैं, थी आप पे हिम्मत, आप अमेरिका से वापसी पे आफिया सिद्दीकी को साथ लेकर आते। आपने एक दफा डोनाल्ड ट्रंप से बात भी की उसके लिए कि मेरी इस उम्मत की बेटी को पूरी जंग खत्म हो गई है, रिहा करो। सब अपने कैदी अपने अपने घरों में चले गए। और ये उम्मत की बेटी आज भी आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में है। आपको इस पे शर्म नहीं आई? आप इस पे अमेरिका के खिलाफ खड़े होते, पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती, मुस्तफा कमाल और उसके साथी आपके साथ खड़े होते, लेकिन आपने झूठ बोला है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है सही बात करने की। दूसरी बात ये, अमेरिका से वापसी पर इंडिया ने अमेरिका की मदद से कश्मीर को हड़प कर लिया, लॉकडाउन कर लिया,
مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لیا. ایک ہفتے کی میٹنگوں کے بعد آپ نے اس کا حل یہ تلاش کیا. دنیا سمجھ رہی تھی آپ فوج لگا دو گے, آپ نیوکلیئر پاور ہو, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ ایک ہفتے کے بعد حل لے کر یہ آتے ہو انڈیا کو جواب دینے کے لیے کہ ہم اپنے ہی ملک میں جمعے کے دن انڈیا کے قبضے کے خلاف ہم اپنے ہی ملک میں جمعے کے دن اپنا ٹریفک لائٹ روک کر آدھے گھنٹے کے لیے وزیر اعظم اور پوری قوم روڈ پر ٹریفک روک کر کھڑی ہو جائے گی. اس سے کشمیر آزاد ہوگا. تمہاری ٹریفک لائٹ روکنے سے کشمیر, یہ تمہارا جواب تھا, یہ تمہارا جواب تھا انڈیا کو. ہم پوری دنیا ہمارا مذاق اڑانے لگی, ہم دنیا میں نان سیریس کنٹری کہلانے لگے. میری ماں بہنوں, میری بچیوں, آج سارے فریب کے بعد آج کراچی کی ماں بہنوں کو آواز لگائی تھی کہ دیکھو اگر ہم اس جلسے گاہ کو لوگوں مرد خواتین ملا کر کوئی بھر کر گیا, جھوٹ بول کر گیا, اگر ہم صرف ویسی نارمل جلسہ کرتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. ہم نے کہا 100 سونار کی, 1 لوہار کی, ایسا ہتھوڑا مارو کہ اس کے بعد کراچی میں کسی کو آ کر جھوٹ بولنے کی زحمت نہ ہو. اور آج میری ماں اور بہنوں, تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. انشاءاللہ تعالی اب میری آواز میں آواز بول, اب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا, اعلان ہے ہمارا, بولو اب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا انشاءاللہ تعالی, اب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا. کراچی کے مسائل کا حل اس شہر کی کوئی لسانی جماعت نہیں ہے. کراچی کے مسائل کا حل کوئی باہر سے آئی ہوئی قومی جماعت بھی نہیں ہے جس کو وزیر اعظم بننا ہو. وہ جب وزیر اعظم بن جاتا ہے پنجاب کی سیٹیں لے کر, پھر کراچی نہیں آتا, ایک رات بھی نہیں رکتا, 4 سالوں میں صرف 8 دفعہ آتا ہے. لسانی جماعت یہاں کی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ساری زبانیں بولنے والے یہاں پر رہتے ہیں. تو کراچی کے مسائل کا حل, کراچی کی کوئی قومی جماعت ہے جو کہ یہیں کی قومی جماعت ہو, ساری زبانیں سارے مسلک والوں کو ساتھ لے کر چلے, اور وہ جماعت پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے. پاک سرزمین پارٹی ہی اس کراچی کے ہاں تم پنجاب جیت کر آ جاؤ عمران خان صاحب وزیر اعظم کے لیے, یا نواز شریف صاحب یا کوئی اور پارٹی, ہم کراچی سے ووٹ لے کر جو پنجاب کی بڑی پارٹی ہوگی ہم اس کو جا کر ووٹ دے دیں گے. لیکن اب کراچی کے لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے, کسی کو اپنا ووٹ ضائع نہیں کریں گے. بولو تیار ہو میری ماں بہنوں, شاباش. یہ لوگ کہتے ہیں حکومت سے اترنے کے بعد کہ بھائی عمران خان کے جلسوں میں لوگ بہت آ رہے ہیں, تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں دیکھو لوگ تو فرعون کے ساتھ بھی بہت تھے, بڑا پاپولر تھا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون تھا تو فرعون کے ساتھ بھی بہت لوگ تھے. لوگ تو کربلا میں یزید کے ساتھ بھی بہت تھے, اور لوگ تو 3 مارچ 2016 کو جب میں اور انیس کام خانی آئے تو اس شہر میں الطاف حسین کے ساتھ بھی بہت لوگ تھے. حق ہمیشہ کم ہوتا ہے, سچ ہمیشہ کم تعداد میں ہوتا ہے, اور بڑھتے دیکھو اس طرح کا مجمع اختیار کرتا ہے. تو لوگوں کو دیکھ کر میں آج پوچھتا ہوں ان لوگوں کے جو لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یہ تحریک لبیک پاکستان بڑے لوگوں کو لے کر روڈ پر نکلی تھی اس بات پر کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکالو. تو عمران خان صاحب آپ کی حکومت تھی, آپ نے کیا ٹی ایل پی والوں کی بات مان لی تھی؟ آپ نے ان کے لوگوں کو دیکھ کر آپ نے ان کی بات مان لی تھی؟ نہیں, آپ نے ان کی جائز بات یا جو بھی بات تھی ان کو ماننے کے بجائے آپ کی پولیس نے ان پر اسٹیٹ فائر مارے تھے. وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا تھا, وہ تمام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور آپ نے ان پر فائرنگ کروائی تھی. آپ نے لوگ دیکھ کر ان کی بات آپ نے بات نہیں مانی تھی, آپ نے ان کی بات نہیں مانی تھی. آج اور آپ نے درجنوں ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا. آج آپ کہتے ہیں میرے ساتھ لوگ ہیں, میری بات مانو. آپ نے تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, اور آج آپ تو عاشق اقتدار ہیں.
آپ تو عاشق اقتدار ہیں، آپ کو اقتدار سے عشق ہے. آپ نے اپنے ساتھ جو بھی لوگ اپنے ساتھ معصوم لوگ ہیں، اگر آپ نے ان کو اپنے ساتھ کر رکھا ہے، جیسے جیسے حقائق سامنے آتے چلے جائیں گے یہ لوگ، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ طاقت جو آپ کو ٹیمپرری طاقت دے رہا ہے، یہ دے ہی اسی لیے رہا ہے کہ آپ کے اندر کی اور گند بلا اللہ تعالیٰ باہر نکالے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کا حل آپس میں